जय हिंद दोस्तों। सीखो जीके में आपका स्वागत है। देखिए, ये बिहार एसटीईटी और बीपीसीटीआरई टीचर के लिए पेपर 1 जो 9th और 10th का सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एमसीक्यू 100 प्रश्नों का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? ठीक है ना। देखिए, अब्दुल मजीद की अगर आप बात करें तो अब्दुल मजीद भारत का व्यापारी था। कहाँ था? भारत का व्यापारी। इसी ने वास्को डिगामा को 17 मई 1498 ईस्वी में रास्ता दिखाया था भारत में आने के लिए। ठीक है, और ये गुजराती व्यापारी था। ठीक है ना। सबसे पहले गुजराती व्यापारी की अगर बात करें तो वो किस तट पर आया था? कालीकट तट पर आया था, केरल का तट था। ठीक है ना। अगर वास्को डिगामा की बात करें तो वास्को डिगामा 3 बार बाहर आया था। सबसे अंतिम बार आया था 1524 ईस्वी में, जहां इसकी मृत्यु हो गई थी मलेरिया बीमारी के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता में अगर बात करें अमेरिका का, तो अमेरिका का जो आज़ादी मिली थी कब मिली थी? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। तो 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का जो सेनापति था वो कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। क्या था? जॉर्ज वाशिंगटन। आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता में किस संधि के तहत उसे स्वतंत्रता मिली थी? तो उसे मिली थी पेरिस संधि के तहत। याद रखिएगा, पेरिस संधि 1783 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? तो देखिए, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा लुई 16वां था। ठीक है ना। कौन था? राजा लुई 16वां। ठीक है ना। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। ठीक है ना। 14 जुलाई 1789 की। अब बोलिएगा तो ये क्रांति हुई थी सामंतवादी के खिलाफ। ठीक है ना। सामंतवादी के खिलाफ मतलब बड़े और छोटे के बीच। ठीक है ना। जो पैसे वाले और बिना पैसे वाले के बीच। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? ठीक है, तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति को हम रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्रांति आपको हुई थी 1688 ईस्वी में। कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। इसके तहत इंग्लैंड का जो शासक था, जिनका नाम था जेम्स द्वितीय, उसको इंग्लैंड के गद्दी से हटा दिया गया क्योंकि वो संसद पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। ठीक है ना। और उसके बाद चार्ल्स प्रथम के शासनकाल 1442 में हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वर्ष हिटलर ने वर्साय संधि को अस्वीकार कर दिया? देखिए, वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। ठीक है ना। तो 1935 ईस्वी में हिटलर ने वर्साय संधि को अस्वीकार कर दिया। अगर वर्साय की संधि की अगर बात करें तो ये कब हुआ था? 28 जून 1919 ईस्वी को। ठीक है ना। फ्रांस के वर्साय के पैलेस में हॉल ऑफ मिरर्स में इसी संधि हुआ था, जिसमें हिटलर के द्वारा कब्जाई गई एक लैंड थी जिसको हम बोलते हैं राइनलैंड, उसको उनको लौटाना पड़ा। और इसी के लिए 1939 ईस्वी 1938 में, या उसे बोल सकते 1935 ईस्वी में उस संधि को उसने अस्वीकार कर दिया, जो द्वितीय विश्व का कारण भी बना था। देखिए, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी? ये तुरंत हम भी पढ़े हैं। तो किस संधि के द्वारा? वर्साय के संधि के द्वारा। कब हुई थी? 28 जून 1919 ईस्वी को। ठीक है ना। 28 जून 1919 ईस्वी को वर्साय की संधि हुई थी। और इसी को और नाम से जानते हैं, इसी को हम आरोपित संधि के भी नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? देखिए, अगर द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो पहला एटम बम गिराया था हिरोशिमा पर। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। उसका नाम क्या था? फैटमैन। उसका नाम था फैटमैन। ठीक है। फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था लिटिल बॉय। उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। ठीक है। तो 2 परमाणु बम यूएसए के द्वारा गिराया गया था।
द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा राज्य शामिल था? देखिए, द्वितीय विश्व दो पार्ट में बटा था, एक था धुरी राष्ट्र और दूसरा का नाम था मित्र राष्ट्र, ठीक है ना। अगर धुरी राष्ट्र की अगर बात करें, इसमें जर्मनी, इटली और जापान नेतृत्व था, और अगर हम मित्र राष्ट्र की बात करें उसमें फ्रांस, यूके, अमेरिका, सोवियत संघ था, ठीक है। तो आपसे पूछा है द्वितीय विश्व में धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था, तो कौन था? आप सोवियत संघ। सोवियत संघ किसमें शामिल था? आपको मित्र राष्ट्र में। वेस्ट इंडीज की खोज किसने की थी? तो देखिए, वेस्ट इंडीज की जो खोज की थी, इटली का एक नाविक था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। इसने 1492 ईस्वी में वेस्ट इंडीज का खोज किया था, ठीक है ना। और ये वहां पर पहुंचने वाला पहला यूरोपियन भी था, ठीक है। प्रिंसटन का युद्ध कहाँ हुआ था? प्रिंसटन का युद्ध, तो देखिए प्रिंसटन का युद्ध हुआ था कहाँ? न्यू जर्सी में, ठीक है ना। ये अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध था जो 3 जनवरी 1770 ईस्वी को प्रिंसटन के न्यू जर्सी के पास लड़ी गई थी। और किसके विरुद्ध था? यह ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ा गया था, ठीक है। अगला, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? देखिए, झारखंड बिहार से अलग हुआ था कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है ना। उस समय 3 राज्य बने थे, बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ठीक है ना। 3 राज्य बना था और झारखंड राज्य 26वां बनने वाला राज्य था। अगला क्वेश्चन, चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? देखिए, चुआर विद्रोह जो हुआ था, पहले हुआ कहाँ था? यह बंगाल के मिदनापुर और बांकुरा नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। मिदनापुर, बांकुरा नामक स्थान पर। इसका जो नेतृत्व किया था उनका नाम क्या था? दुर्जन सिंह, ठीक है ना। यह एक विस्थापित जमींदार था, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1771 ईस्वी में। चुआर विद्रोह कब हुआ था? 1771 ईस्वी में। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह की अगर बात करें, देखिए कोल विद्रोह जो हुआ था वो छोटानागपुर क्षेत्र में हुआ था, ठीक है ना। वो छोटानागपुर में एक्चुअली यह तो मुंडो का विद्रोह था। मुंडो जो जनजाति होती थी, मुंडो का विद्रोह, इसमें उराव और अन्य जनजाति भी लोग शामिल थे। तो यह विद्रोह कब हुआ था? 1831 से लेकर 32 के बीच, ठीक है ना। अगर बात करें कि इसके नेता कौन कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नेता का नाम है बुद्धो भगत, विंद राय, सिंह राय, सुरगा मुंडा। तो सबसे महत्वपूर्ण है बुद्धो भगत। यह आपसे पूछा गया है कोल विद्रोह के प्रणेता कौन थे। अब अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, इनमें से कौन सा बाजरा है? ठीक है, बाजरा के अगर बारे में बात करें तो देखिए, अनाज की अगर हम बाजरा की बात करें तो इसमें ज्वार भी बाजरा है, रागी भी बाजरा है, मक्का भी बाजरा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक से अधिक, मतलब सभी क्या है? बाजरा के अंतर्गत आते हैं। मोटा अनाज जिसको बोलते हैं, जिसको मिलेट्स बोला जाता है। और याद रखिएगा 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, बिहार शासन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुई? देखिए, बस्तर विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये हुई थी 1910 ईस्वी में। कब हुई थी? 1910 ईस्वी में। एक आदिवासी नेता था जिनका नाम था गुंडाधर, ये भी 2-4 बार पूछ चुका है, गुंडाधर। इन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक विद्रोह किया था, ठीक है। कॉफी की खेती का पहला प्रयोग किया गया, कहाँ किया गया था? ठीक है ना। देखिए, ये भारत के एक फकीर थे जिसका नाम था बाबा बुदन साहब, उसी के द्वारा ये लाया गया था और पहली बार बाबा बुदन की पहाड़ी पर इसे उपजाया गया था, पहली बार, ठीक है। और ये किस राज्य में है? ये कर्नाटक राज्य में। किस में है? कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। अगर कॉफी की बात करें तो सबसे पहले ज्यादा कहाँ उपजाई जाती है? ब्राजील में। निम्नलिखित में कौन सा एक फसल नहीं है? तो कौन सा है? खरीफ, रबी, जायद, सब फसल है। सर्दी क्या है? एक मौसम है, ठीक है। क्या है आपका? मौसम है। निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है, मतलब रेशेदार फसल के बारे में बात हो रही है? तो साइबर फसल कौन सा है आपका? जूट एक साइबर फसल है, ठीक है। रेशेदार फसल है, फाइबर फसल है, ठीक है, जिसमें रेशे होती है। और भारत के पश्चिम
पश्चिम बंगाल में पूरे भारत का 80% जूट का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। ऊपरी सिलेसिया जर्मन पोल्स द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्रसंघ ने जर्मनी पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? ये लगभग 4 से 5 बार पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये इसका विभाजन, क्षेत्र का विभाजन किस पर किया था? ये क्षेत्र के विभाजित किया गया था, ठीक है। मुद्दा कैसे समाधान किया था? क्षेत्र को विभाजित कर कर। जो हिस्सा जर्मनी था जर्मनी को दे दिया गया, जो हिस्सा पोल्स का था पोलैंड का, वो पोलैंड को दे दिया गया, ठीक है। डैश शासन ने समाचार पत्रों, पुस्तकों, नाटकों और गीतों में कही गई बातों को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप कानून लागू किया गया और स्वतंत्रता एवं आज़ादी के विचारों को प्रतिबिंबित किया गया, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या था, लोकतांत्रिक शासन में ये सभी को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप लागू किया जाता है, लोकतांत्रिक शासन में, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल के बारे में आपसे पूछा है, तो देखिए रबी फसल कौन हो जाएगा आपका इसमें? चना। कौन सा रबी फसल हो जाएगा? चना। रबी फसल की बात करें तो क्या अक्टूबर नवंबर समांतर जाड़े के मौसम में बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल के साल में उसे काट ली जाती है। रबी फसल की अगर बात करें तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि रबी फसल होता है। खरीफ फसल क्या हो जाएगा? चावल, बाजरा, कपास आदि खरीफ फसल हो गया। अगर हम नकदी फसल की अगर हम बात करें तो नकदी फसल क्या होता है? गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय आदि नकदी फसल होता है। निम्नलिखित के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और सही विकल्प चुने, ठीक है। आपसे क्वेश्चन का इसमें ऑप्शन है, नेपोलियन का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 ईस्वी में, ठीक है ना। नेपोलियन का वियना की संधि की अगर बात करें तो वियना की संधि जो हुआ था वियना की संधि की अगर बात करें तो वियना की संधि नेपोलियन के पतन के बाद 1815 ईस्वी मतलब साल के अंत में हुआ था। यूनान की संघर्ष की अगर बात करें तो ये 1821 से लेकर 1829 के बीच हुआ था। और अगर ओटोमन साम्राज्य के राष्ट्रवाद का यूज़ करें तो ये 20वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 20वीं सदी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये सीरियल से दिया ही हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त इटली का पहला राजा घोषित किया गया? देखिए संयुक्त इटली के बाद, संयुक्त इटली के मतलब एकीकृत इटली की अगर बात करें तो पहला राजा घोषित किया विक्टर इमैनुएल द्वितीय को किया गया, ठीक है ना। विक्टर इमैनुएल द्वितीय को कब किया गया था? 17 मार्च 1861 ईस्वी को इटली का राजा घोषित किया गया था, ठीक है ना। रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? ठीक है। रूसी क्रांति के बाद देखिए, रूसी क्रांति के बाद 2 पार्टी बनी थी, बोल्शेविक और एक था मेंशेविक, ठीक है ना। बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक और मेंशेविक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक। अगर बात करें बोल्शेविक का नेता तो उसका नाम क्या था? व्लादिमीर लेनिन। क्या नाम था उनका? व्लादिमीर लेनिन था। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? देखिए रॉलेट एक्ट कानून कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है ना। तो किस युद्ध के क्रांतिकारी गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा रॉलेट एक्ट जालियांवाला बाग कांड के बाद लाया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहा गया? इसको बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया है। गांधी जी ने इसको काला कानून का संज्ञा दिया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसका है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। देखिए 1930 ईस्वी के समय, ठीक है ना, 1930 ईस्वी के समय पश्चिमोत्तर सीमा, पश्चिमोत्तर जो आज का पाकिस्तान है, अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। और ये गांधी जी के बहुत प्रशंसक रहे हैं, इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। इसके साथ साथ इनको खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन के सविनय अवज्ञा आंदोलन के भूमिका के लिए भी जाना जाता है। इनके बारे में याद रखिएगा कि 1987 ईस्वी में, याद रखिएगा, इनको भारत रत्न दिया गया था, भारत की तरफ से भारत रत्न दिया गया था। और इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था पख्तून पत्रिका, ठीक है ना। इसको और भी अलग नाम से जानते हैं, बादशाह खान के नाम से, बाजा खान के नाम से, ठीक है ना। इनको कई के नाम से जाना जाता है।
अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। देखिए अल्लूरी सीताराम राजू नाम आया था, एक विद्रोह था रंपा विद्रोह, क्या नाम था? रंपा विद्रोह, उसके वो प्रणेता थे, ठीक है ना। तो उसके वो प्रणेता थे और कहाँ के थे? वो आंध्र के आदिवासी नेता थे। याद रखिएगा, विद्रोह जो हुआ था रंपा विद्रोह 1889 से लेकर 80 के बीच में, रंपा विद्रोह, उसके वो प्रणेता थे, ठीक है। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? देखिए इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था 1838 ईस्वी में। कब हुआ था? 1838 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तारीख ए दाऊदी। देखिए तारीख ए दाऊदी जो लिखा गया था लगभग 16वीं शताब्दी में इसको लिखा गया था और उसके लेखक का नाम अब्दुल्ला है, ठीक है ना। उसके लेखक का नाम क्या है? अब्दुल्ला है। और इसमें दक्षिण एशिया के पश्तून राजवंशों के प्रशासन के बारे में लिखा गया है, ठीक है। भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कोयले का आविष्कार हो जाने के कारण 1855 में कोयले का आविष्कार के आसपास हुआ था, कोयला से संबंधित इंजन का आविष्कार भी हुआ था, जिससे शहरों में प्रदूषण बढ़ गया था, ठीक है ना। जिसके कारण 1863 ईस्वी में कोलकाता में पहली बार धुआं निरोधक कानून पारित किया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन, देखिए ओटावा सम्मेलन जो है 21 जुलाई 1932 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। 21 जुलाई 1932 ईस्वी को ओटावा सम्मेलन हुआ था। और ये क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य आर्थिक सम्मेलन, जिसे इंपीरियल आर्थिक सम्मेलन या ओटावा सम्मेलन से नाम से जानते हैं। इसको दो नाम से जाना जाता है, एक ओटावा सम्मेलन या इंपीरियल आर्थिक सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था? हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था, क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 33 है। देखिए वर्नाकुलर एक्ट जो है लॉर्ड लीटन के समय पारित हुआ था, ठीक है ना। और ये कब से कब थे? 1876 से लेकर 80 तक ये रहे हैं वायसराय भारत के, ठीक है ना। इसी के समय 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर एक्ट पारित हुआ था, जिसमें देसी भाषा के भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। और इसी से बचने के लिए, वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए ही अंग्रेज ने अमृत बाजार पत्रिका को बंगाली के अपेक्षा अंग्रेजी में छापना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। इसके बाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1880, जिसका 80 से लेकर 84 तक कार्यकाल था, उसमें ये इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। निम्नलिखित में किस व्यापार में शुरुआती उद्यमियों ने पैसा खूब कमाया, ठीक है ना। देखिए ये कपड़ा व्यापार, चीन व्यापार, चाय का व्यापार और उद्योग। तो इन सब में जो चीन से व्यापार होता था, ब्रिटेन का, जिसको हम अफीम, मुख्य रूप से अफीम का जो व्यापार होता था, उससे यूरोपीय लोगों ने बहुत पैसा कमाया, ठीक है ना। इसी के विरुद्ध में 1839 से लेकर 42 के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ था और बाद में 1856 से लेकर 60 तक में दूसरा अफीम युद्ध हुआ था, ठीक है। तो किस व्यापार में? अफीम युद्ध में। व्यापारी शहरों के भीतर उत्पादन का विस्तार क्यों नहीं कर सके, ठीक है ना। देखिए शक्तिशाली संघों ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी थी, यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। व्यापारी शहरों के बीच क्या था? शक्तिशाली संघ बने हुए थे, ठीक, जिसमें शहरी शिल्प और व्यापारिक संघ जो बहुत शक्तिशाली थे, जो शहरों को विस्तार होने में रुकावट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है, ठीक है ना।
देखिए मैकमोहन रेखा जो खींची गई थी, कब खींची गई थी? 1914 ईस्वी को खींची गई थी, ठीक है ना। और किसके बीच? भारत और चीन के बीच खींची गई थी, जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी हम जानते हैं, LAC को, ठीक है ना। और भारत और चीन के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? 1488 किलोमीटर भारत और चीन के बीच है। सबसे ज़्यादा आपका है बांग्लादेश के साथ 4096, लगभग 4100 किलोमीटर के बीच, ठीक है। गिलगिट जॉर्ज किस नदी पर स्थित है? तो देखिए गिलगिट जॉर्ज जो है वो किस पर नदी पर स्थित है? वो सिंधु नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? सिंधु नदी पर स्थित है। सिंधु नदी की अगर बात करें तो उसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है ना। तो किस पर है? ये सिंधु नदी पर है। गंगा नदी की लंबाई क्या है? गंगा नदी की अगर बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से है, ठीक है। जब भागीरथी और अलकनंदा एक साथ मिलता है तब इसको हम क्या बोलते हैं? गंगा नदी बोलते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। अगर गंगा नदी की बात करें तो सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? यमुना नदी, ठीक है ना। और दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? सोन नदी। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक नहीं है? ठीक है ना। देखिए अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, एक का नाम होता है सोन नदी, एक का नाम है आपको नर्मदा नदी, तीसरा का नाम है महानदी, ठीक है ना। तो कौन नदी नहीं निकलती है? तो उसका नाम क्या है आपका? ताप्ती। ताप्ती का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक नहीं, यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्लाई नामक स्थान पर सतपुरा की श्रेणी से निकलता है, ठीक है ना। और कहाँ गिरता है? खंभात की खाड़ी पर गिरता है। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है? देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो होता है जहां पर 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा पेड़ नहीं आ जाएगा? सहतूत का पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? देखिए दाची ग्राम जो कश्मीर में स्थित है वो क्या है आपका? राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। अगर इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 ईस्वी में हुई थी। दाची ग्राम महत्वपूर्ण है कश्मीरी हिरन के लिए, ठीक है ना, कश्मीरी हिरन के लिए। दाची ग्राम का मूल अगर हम विच्छेद करते हैं तो दाची ग्राम का मतलब होता है 10 गाँव, है ना, याद रखिए इसको 10 गांव बोला जाता है, को शाब्दिक अर्थ है। तो एक राष्ट्रीय उद्यान है 1981 ईस्वी में। वहां पर कौन से महत्वपूर्ण है? एक हिरन, कश्मीरी हिरन, या इसको बोलते हैं हंगुल हिरन, ठीक है ना, हंगुल या कश्मीरी हिरन। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की प्रमुख नदी प्रणाली नहीं है? देखिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब दक्षिण भारत की नदी है। ताप्ती दक्षिण भारत की नदी नहीं है, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन पर्णपाती वनों का विशेषता है? पर्णपाती वन जो पतझड़ जिसको बोलते हैं, इसका पर्णपाती का मतलब होता है कि विशेष समय में इसके पत्ते क्या होते हैं? गिर जाते हैं, है ना। पेड़ एक विशेष मौसम के दौरान अपने पत्ते गिरा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पर्णपाती वन। इस प्रकार के वन कहाँ मिलते हैं? दक्कन पठार के आसपास उत्तर पूर्व क्षेत्र में ये आपको मिलते हैं, है ना। मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल के हिस्से में आपको मिल जाएंगे। और पर्णपाती वन में 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निम्नलिखित से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? देखिए भौतिक विशेषता ये भी उत्तरदायी है कि जहाँ ज़्यादा सुविधा होती है वहाँ लोग चले जाते हैं। जलवायु जहाँ का बढ़िया होता है वहाँ पर निवास करते हैं। सांस्कृतिक कारक भी मौजूद है, जहाँ पर जैसे कि मठ मंदिर या ज़्यादा होते हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करते हैं। सरकारी नीतियाँ इसके उत्तरदायी नहीं है, ठीक है ना। भारत की जनसंख्या का असमान वितरण, सरकारी नीतियाँ कोई उत्तरदायी नहीं है, ये सब प्राकृतिक है आपका। भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? देखिए भूटान की जो अर्थव्यवस्था है वो आपको कृषि पर आधारित है, ठीक है ना। भूटान में लगभग 70% भाग वन है, ठीक है ना। भूटान को हम लैंड ऑफ थंडरबोल्ट मतलब बोलते हैं, ठीक है। थंडरबोल्ट मतलब जो होता है आकाशीय बिजली गिरता है उसको बोलते हैं। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान इकलौता एक देश है जो प्रसन्नता सूचकांक जारी करता है और उसी के सहयोग से 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस घोषित किया गया था, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण आपको कौन सा है? तो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है, ठीक है ना। और इसमें कौन कौन से आपके गैस होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 बोलते हैं, मीथेन होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प आदि ग्रीन हाउस प्रभाव में रहते हैं। अगर मुख्य रूप से किसी एक गैस की बात करें तो सर्वप्रमुख क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, कर्क रेखा मुख्य रूप से कितने हैं? 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। क्या है? 8 राज्यों से। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ एक शॉर्ट टर्म है जिसको बोलते हैं मित्र पर गमछा झाड़, जिसमें से म से मिजोरम होता है, त्र से त्रिपुरा होता है, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले गुजरात आता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजस्थान, गुजरात और मिजोरम, ठीक है। और कितने राज्यों से है आपका? 8 राज्यों से। पैमाने की निम्नलिखित विधियों में कौन सा एक सार्वभौमिक विधि है? ठीक है, तो देखो ये पैमाने का जो सार्वभौमिक विधि है उसको बोलते हैं प्रतिनिधि अंश, जिसमें आपका अंश होता है और एक हर होता है। अंश की वैल्यू आपको हमेशा 1 होता है और हर होता है जो जिसको हम मापते हैं उसकी वैल्यू होता है, ठीक है ना। भारत में जल स्तर की गिरावट के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? देखिए, भारत में जो जल स्तर गिरावट हुई है मुख्य रूप से आपका वनों की कटाई ये भी है, बढ़ती जनसंख्या भी बहुत जिम्मेदार है, कृषि गतिविधियां भी आपका इसका जिम्मेदार होता है। जरूरत से ज़्यादा पानी निकालना कृषि के लिए, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये सभी। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को डैश और डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर वनों को जैविक और अजैविक में हम लोग बांटते हैं। अगर जैविक संसाधन के अंतर्गत क्या आता है? मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीव मतलब मछली का जीवन, पशु के जीवन। अजैविक संसाधन का मतलब हो गया आपका भौतिक संसाधन, जिसमें से वायु, चट्टान, धातु आदि आते हैं, ठीक है ना। तो जैविक और अजैविक दोनों 2 रूप में उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। कम से कम कुछ कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्तमान प्रति। क्या बोलते हैं? वर्तमान प्रति, ठीक है ना। मतलब 1 साल के लिए छोड़ दिए, 2 साल के लिए छोड़ दिए और फिर से उर्वरक उसमें जब वापस ग्रहण कर लिया तो उसको फिर से कृषि योग्य बना दिया जाता है, ठीक है। वे संसाधन जिनका उपयोग बिना किसी संसाधन संशोधन के सीधे किया जाता है डैश कहलाते हैं, ठीक है ना। मतलब जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन। क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संसाधन। मतलब कहने का मतलब प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन को बोलते हैं जो मानव जाति की किसी भी क्रिया के बिना मौजूद हो, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय वन उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय, देखिए उष्णकटिबंधीय वैसे वन को बोलते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है ना। इस प्रकार के वन मुख्य रूप से पश्चिम घाट, शिलांग, पठान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलता है, ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है। तो ये किसके उदाहरण है? प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? प्राकृतिक संसाधन के। डैश विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है। तो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन की अगर बात करें तो कौन सा है? ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन है। गन्ना उत्पादन के लिए कौन सा चाहिए? उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए, ठीक है ना। 100 से 150 तक बारिश चाहिए। गन्ने उत्पादन की अगर बात करें तो भारत ब्राज़ील के बाद दूसरा स्थान रखता है गन्ना के उत्पादन में। और अगर हम भारत में बात करें तो भारत में कौन सा राज्य आपका? यूपी गन्ना उत्पादन में पहला स्थान पर है। लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला कौन सा है?
देखिए लौह को गलाने के लिए प्रयुक्त धातु जो होता है उसका नाम क्या है, बिट्टूमिनस, ठीक है ना। बिट्टूमिनस प्रमुख धातु होता है, ठीक है ना। अगर लॉस की अगर बात करें तो कौन सा होता है, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये 4 अयस्क होते हैं लॉस के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा खनिज चट्टानों के अपघटन से बनता है जिससे अवशिष्ट पदार्थ का अवशिष्ट द्रव्यमान निकलता है। तो ये किससे बनता है, ये बनता है बॉक्साइड से, ठीक है। बॉक्साइड से, बॉक्साइड क्या है, बॉक्साइड ऐश के क्या हमको मिलता है, एल्यूमिनियम निकलता है, मिलता है, क्या मिलता है, एल्यूमिनियम। अगर बात करें बॉक्साइड के उत्पादन में तो सबसे पहला स्थान किसका आता है, उड़ीसा का। उड़ीसा में बॉक्साइड का उत्पादन सबसे ज़्यादा, उसके बाद झारखंड और गुजरात में, ठीक है। झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक प्रमुख खनिज का उत्पादक है। देखिए झारखंड में जो कोडरमा जिला है उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या चीज़ होता है, अबड़क का। अगर अबड़क की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा झारखंड में ही पैदा होता है, ठीक है, उत्पादन होता है। खनिज है तो खनिज निकाला जाता है। इसका अगर कोडरमा को माइका कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, कोडरमा को माइका कैपिटल के भी नाम से जाना जाता है। जल की कमी क्या है, जल की कमी क्या होती है। देखिए पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी को हम क्या बोलते हैं, जल की कमी, ठीक है ना। हमें अपने जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, तो खुद को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने के लिए, ये ऑप्शन आपका सही भी है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ये भी आपका सही है। हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों को क्षरण को रोकने के लिए, ये भी सही है। मतलब उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, सभी, ठीक है ना। सभी के सभी कारणों के कारण हमें जल प्रबंधन की आवश्यकता है। टैक्सोल का उपयोग होता है, कहाँ पर होता है, तो देखिए टैक्सोल का उपयोग सबसे बड़ी बीमारी कहाँ के लिए होता है, कैंसर के लिए होता है, ठीक है ना। इससे ही टैक्सोल से ही टैक्सेम कीमोथेरेपी, याद रखिएगा, इसको निवारण के लिए कीमोथेरेपी किया जाता है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, ये कोशिकाओं के विकास को धीमा कर देता है, ठीक है ना। कीमोथेरेपी की और भी हम याद रख सकते हैं, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 इसके निवारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है, कृषि विस्तार नहीं, वनस्पतियों जीवों की कमी का कृषि विस्तार, बड़े पैमाने पर विकासात्मक परियोजना, ये भी कारण है, कृषि विस्तार भी कारण है, कृषि बढ़ने पर वनस्पति काटी जाती है, चराई और ईंधन के लकड़ी का संग्रह, ये एक कारण नहीं है वनस्पति और जीवों की कमी का, ठीक है ना। चराई हम खुले मैदान में करते हैं, ठीक है ना। ईंधन हम सूखे लकड़ी को एकत्रित करने के लिए करते हैं, ठीक है। तेजी से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, ये भी वनस्पति और जीवों की कमी का कारण है। बोंगाई गांव तेल उत्पादन किस राज्य में है, बोंगाई गांव। देखिए बोंगाई गांव सबसे पुराना तेल उत्पादन है, वो कहाँ है आपका, असम में। कहाँ पर है आपका, असम में, ठीक है ना। वहाँ लगभग 2.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष रिफाइनरी की जाती है, ठीक है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। देखिए सबसे पुराना की बात करें तो ये कहाँ है, असम के डिगबोई में। कहाँ पर है, असम के डिगबोई में, ठीक है ना। असम के डिगबोई में सबसे पुराना, और एशिया का भी सबसे पुराना यहीं पर है आपका। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। देखिए दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तुंगभद्रा। कौन सा है, तुंगभद्रा। और ये कौन सा, ये आपको आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के सहयोग से कृष्णा नदी पर, याद रखिएगा ये भी है, कृष्णा नदी पर की सहायक नदी तुंगभद्रा पर मल्लपुरम के निकट इसको विकास किया गया है, ठीक है। कब इसको परियोजना किया गया था, 1953 ईस्वी में, ठीक है। इसके इनको बनाने वाले इंजीनियर का नाम क्या है, थिरुमलाई अयंगर। नाम क्या है, थिरुमलाई अयंगर।
निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब ये चीज होता है जिसमें आम जनता का भी अधिकार हो। सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात करें तो देखो, बोकारो का लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में रशिया सोवियत संघ के सहायता से किया गया था, ठीक है ना। सोवियत संघ का के सहायता से किया गया था, ठीक है। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? ठीक है ना। भारत में तांबा गलाने का सबसे आधुनिक कारखाना कहाँ खुला था? ये खुला था आपको घाटशिला में। कहाँ खुला था? घाटशिला में खुला था, ठीक है ना। ये है क्या? ये झारखंड के शिवभूमि जिले में स्थित है घाटशिला संयंत्र। और अगर बात करें भारतीय तांबा निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1930 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। 1930 ईस्वी में हुई थी। अगर तांबे का अनुमानित भंडार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो ये आपको मिलता है कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में आधा से अधिक लगभग 54% के आसपास भारत में जितना उत्पादन होता है उसका भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है? आपका राजस्थान में। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाना मिलते हैं। देखिए, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाना आपको मिलेंगे बंगाल में। और किस तट पर? हुगली तट के आसपास आपको मिलेगा, ठीक है ना। अगर बात करें जूट का पहला कारखाना कब खोला गया था? 1855 ईस्वी में ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। अगर किसी भारतीय के द्वारा की बात करें तो 1917 ईस्वी में किसके द्वारा? हुकुमचंद सेठ के द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? देखिए, भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया, जिसमें से 8 प्रादेशिक है और एक आपको कार्यात्मक इकाई क्षेत्र है। किसका? भारतीय सेना का। किसका है? भारतीय सेना का कार्यात्मक इकाई है। तो टोटल कितने क्षेत्र हो जाएंगे आपके? 9 क्षेत्र में। कांडला पतन किस राज्य में स्थित है? कांडला पतन ये भारत के पश्चिम में स्थित है, जो राज्य है गुजरात। और ये सबसे बड़ा ज्वारीय पतन है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा ज्वारीय पतन है, ठीक है ना। एक ज्वारीय पतन है। इसका नया नाम दिया गया है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। क्या नाम दिया गया है? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। 1965 ईस्वी में सबसे पहले उसको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में डाला गया था, ठीक है ना। पोर्ट प्रोसेसिंग डोल में EPZ जिसको बोल सकते हैं, उसमें इनको इस बंदरगाह को डाला गया था। आपसे बोला बाढ़ कौन सी आपदा है? ठीक है ना। तो देखिए, बाढ़ मानव जनित भी नहीं है, समान आपदा भी नहीं है, प्राकृतिक आपदा। इससे बहुत जान माल की क्षति होती है, ठीक है ना। अगर बात करें तो राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब लाया गया था? 1954 ईस्वी में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम लाया गया था। इसी के साथ याद रखिएगा, राष्ट्रीय जल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय जल बोर्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का, ठीक है। पंजाब निम्नीकरण का मतलब क्या चीज होता है? निम्नीकरण का मतलब जरूरत से ज़्यादा पानी की सिंचाई, है ना, अधिक हो जाना, ठीक है ना। तो ज़्यादा सिंचाई भी निम्नीकरण का, भूमि क्षरण का, जिसको हम बोल सकते हैं खराब होने की अगर बात बोला जाए तो भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या बनता? अति सिंचाई। बिहार का कौन सा नगर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, रेशम उद्योग की बात करें तो भारत का भागलपुर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसको हम लोग सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। सिल्क सिटी के वहाँ पर एक नाथनगर जगह है, नाथनगर, ठीक है ना। नाथनगर है जहाँ भागलपुरी रेशम का प्रसंस्करण किया जाता है, ठीक। कौन सा राज्य पायराइट्स का अग्रणी उत्पादन है? ठीक है ना। अगर पायराइट्स की बात करें तो पायराइट्स से क्या प्राप्त? गंधक का एक महत्वपूर्ण सोर्स है पायराइट्स, ठीक है ना। और ये कहाँ? ये रोहतास जिले में, बिहार के रोहतास जिले में इसका मुख्य उत्पादक है ना। भारत का सबसे बड़ा, या कह सकते हैं भारत का एकमात्र, जो बिहार के रोहतास में है। बिहार के जल में कौन सा रसायन सांद्रित है? ठीक है ना। बिहार के जल में कौन सा रसायन मुख्य रूप से मिला हुआ है?
तो जो शरीर के लिए भी हानिकारक है वो कौन सा है? आर्सेनिक, है ना। आर्सेनिक होने से त्वचा कैंसर होती है, आंतरिक अंगों या फेफड़ों, पेट, गुर्दे में कैंसर का प्रकोप होता है, ठीक है ना। तो आर्सेनिक बहुत हानिकारक है। भारत का वित्तीय राजधानी कौन सा है? नॉर्मल राजधानी की अगर बात करें, सामान्य राजधानी नई दिल्ली है। वित्तीय राजधानी की अगर हम बात करें तो वो क्या आंसर बनता है? मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ठीक है। यह भारत के कुल जीडीपी में 6% का योगदान करता है, ठीक है। और विदेशी व्यापार में लगभग 40% का योगदान करता है, ठीक है ना। अकेले सिटी की अगर हम बात करें, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे मुख्यालय भी हैं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यहीं पर आपको मिलेगा, आरबीआई का मुख्यालय भी आपको यहीं मिलेगा, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसको सेबी बोलते हैं, उसका भी मुख्यालय कौन सा है आपका? मुंबई है। भारत में संप्रभु कौन है? ठीक है ना, भारत में संप्रभु, तो भारत में संप्रभु मुख्य रूप से क्या होता है? जनता ही होती है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है हम भारत के लोग, अर्थात जनता के बारे में चर्चा किया हुआ है, ठीक है। रीपोलिंग क्या है? रीपोलिंग हम किसे कहते हैं? देखो जी, कि ऐसी स्थिति जिसमें मतदाताओं को किसी मुद्दे के कारण चुनाव को निरस्त किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रीपोलिंग, जिसको हम बोल सकते हैं पुनः मतदान, ठीक है ना। और भारतीय संविधान में मतदान के लिए उम्र कितना दिया हुआ? 18 साल, याद रखिएगा। इससे पहले उम्र कितना था? 21 साल। और सार्वभौमिक मतदाता जो अधिनियम है वो किस में है? आर्टिकल 326 में। और जो 18 से 21 से जो 18 किया गया था वो 61वां संविधान संशोधन 1988 में राजीव गांधी जी के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में? देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है संविधान के भाग 15 के 324 से लेकर 329 तक दर्शाया गया है, ठीक है ना, चुनाव आयोग को, ठीक है ना। इससे और ये भी याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में राजनीतिक समानता क्या महत्व रखती है? देखिए, राजनीतिक समानता का मतलब होता है प्रत्येक नागरिक को समान भागीदारी देना, मतलब यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने में प्रत्येक नागरिक की समान भागीदारी हो, ठीक है ना। राजनीतिक समानता का भी वही मतलब होता है जिसका मतलब होता है कि सभी मतलब सत्ता के पदों पर सभी को समान अवसर मिले, ठीक है। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? देखिए, पंचायती राज का वर्णन जो है अनुच्छेद 40 में दिया गया है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? गांधी के कथन के अनुसार भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांव में बसती है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत में प्रथम बार जो पंचायती राज अपनाई गई थी, कब अपनाई गई थी? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिलों में पहला पंचायत बनाया गया था, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें कि पंचायत को कब जोड़ा गया था, तो पंचायत को 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी को जोड़ा गया था, ठीक है ना। कितना को? 92 ईस्वी को जोड़ा गया था, ठीक है। भारत में लड़कियों के मतदान कम से कम उम्र क्या है? देखिए, भारत में लड़का हो या लड़की सभी के मतदान का उम्र कितना दिया हुआ? 18 साल, ठीक है ना, कहा गया 18 साल। मतलब 61वां संविधान संशोधन जो हमने पढ़ा है 1989 ईस्वी में 21 साल से घटा कर कितना कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया, ठीक है ना। कब किया गया? 18 साल। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? यह आपसे पूछा गया। देखिए, किसी भी राज्य में देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि आर्टिकल 170 में ये वर्णित है कि किसी भी राज्य का विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर बात करें बिहार का, तो बिहार में कितना है? 243 है, ठीक है ना। बिहार में कितना है? 243, याद रखिए, महत्वपूर्ण है। इसमें से भी अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित क्षेत्र 38 और जनजाति के लिए
2 है आपका, ठीक है। विधान परिषद की अगर बात करें तो विधान परिषद में कितने सदस्यों की संख्या है? 75। लोकसभा में की बात करें तो 40 और राज्यसभा की बात करें तो 16। क्या है आपका? 16 दिया गया है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ठीक है ना। देखिए, राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति शासन 3 तरीके का होता है, 352, 356 और 360, ठीक है ना। लेकिन अगर राज्य की अगर बात करें तो ये कौन सा होता है? 356 की बात होती है, ठीक है ना। 352 की अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रीय आपातकाल है, और 360 की बात करें तो ये वित्तीय आपातकाल है, ठीक है ना। कौन सा? ये वित्तीय आपातकाल है। निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव की एक अनिवार्य विशेषता है? तो देखिए, लोकतांत्रिक चुनाव की अनिवार्य विशेषता जो है वो है सक्रिय नागरिक भागीदारी, ठीक है ना। मतलब लोकतंत्र में सभी को भाग लेने की जरूरत होती है, ठीक है ना। चलिए, मतलब कि कहने का मतलब चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग राजनीतिक पसंद और नागरिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने पसंदीदा कैंडिडेट को क्या करता है? वो चुनता है, ठीक है ना। राजनैतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद होता है, कौन सा होता है? देखिए, राजनैतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद की अगर बात करें तो वो कौन से होते हैं? राष्ट्रपति। इसका वर्णन किस में है? आर्टिकल 54 में। किस में है? आर्टिकल 54 में, ठीक है। विधानसभा का नेता कौन होता है? विधानसभा का, तो देखिए, जैसे कि देश में लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री, उसी तरह राज्य के विधानसभा में जो नेता होता है मंत्रिमंडल का वो कौन सा होता है? मुख्यमंत्री, ठीक है ना। और ये किस में है? ये आर्टिकल 164 में वर्णित है, ठीक है ना। 164 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ठीक है ना। देखिए, बिहार विधान सभा परिषद में लगभग कितना? 1/6 भाग को वो क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है ना। 1/6 भाग को मनोनीत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? देखिए, मंत्री परिषद की अगर हम बात करें तो अगर हम देश में बात करें तो वो किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? प्रधानमंत्री के प्रति। किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? प्रधानमंत्री के प्रति। और अगर हम राज्य में बात करें तो ये होते हैं मुख्यमंत्री के प्रति। और ये किस आर्टिकल में है प्रधानमंत्री की चर्चा? ये 74 और 75 अनुच्छेद में इसका वर्णन दिया गया, ठीक है। 75 में ये दिया गया है कि इसके तहत मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है, ठीक है ना। लेकिन सामूहिक रूप से किसके प्रति होता है? प्रधानमंत्री के प्रति होता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? देखिए, मौलिक अधिकारों की सूची से जनता दल के शासन में 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार जो आर्टिकल 19 के 1 में था उसको ले जाकर भाग 3 के उसको 300 के क में ले गया, ठीक है ना। कहाँ ले गया? 300 के क में, ठीक है ना। और भाग कौन सा है? भाग 12 में। भाग 12 के 300 के क में ले गया हुआ है, ठीक है। इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? काम का अधिकार। ये जरूरी नहीं कि सबको काम सरकार देगी, ठीक है ना। अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार, हाँ ये सही है। ये किस आर्टिकल में? ये आर्टिकल 29 में ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति है उसे बनाए रखने के और सुनिश्चित करने का अधिकार होता है आर्टिकल 29 में, ठीक है ना। अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार। सूचना का अधिकार 2005 में किस अधिनियम के स्थान पर लाया गया? देखिए, सूचना का अधिकार, इसको हम राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ये सूचना के स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के अंतर्गत लाया गया, जिसके तहत भारत का प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार
प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है ना। और इसके तहत कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर जवाब देने का प्रावधान है, ठीक है। आपसे बोला कि आरटीआई, जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, आवेदन दाखिल करने के लिए आयु मापदंड का क्या है, मतलब कितने आयु तक के लोग इसमें इस राइट टू इन्फॉर्मेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना, किसी भी उम्र के लोग इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन को फॉलो कर सकते हैं, अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात करें विश्व में, तो विश्व में सबसे पहले कौन था, स्वीडन था, जिसने इस सूचना का अधिकार कानून को लाया था। कब था, 1766 ईस्वी में। 1766 ईस्वी में स्वीडन ने सूचना का अधिकार सबसे पहले लाया था। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ, नीति आयोग के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। देखिए भारत में इससे पहले योजना आयोग था, ठीक है ना। तो योजना आयोग के जगह पर ही 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक निकाय है, ठीक है ना। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। डैश का अर्थ है साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन, ठीक है ना। तो मतलब जातीय का अर्थ होता है साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन। कहने का मतलब एक ही जाति समूह के संबंधित लोग जो होते हैं वो अपनी शारीरिक और संस्कृति दोनों की समानता के कारण समान वंश में विश्वास करते हैं। कहने का मतलब कि अपने ही वंश में विश्वास करते हैं, उसी के जाति के लोग आगे बढ़े, ये विभाजन का मुख्य कारण भी होता है, ठीक है। सत्ता साझाकरण व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए सत्ता साझाकरण का मतलब होता है कि प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है, भले ही वो छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो, है ना। प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं सत्ता में साझेदारी के हक रखते हैं, ठीक है ना। राजनीतिक दलों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाते हैं, कौन से करते हैं। देखिए राजनीतिक दलों को आवंटित करने वाले कौन होते हैं, चुनाव आयोग, ठीक है ना। और ये किस में है, ये आपको भाग 15 के आर्टिकल 324 से 29 तक वर्णित है ना। कि मतलब किसी को चुनाव आयोग के द्वारा क्या होता है, राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है, चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है, विवाद का निपटारा करता है चुनाव आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र को किसका प्रयोगशाला कहा गया। देखिए भारतीय लोकतंत्र को अधिकारों का प्रयोगशाला कहा गया, ठीक है। और ये किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है ना। ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे, उनका नाम था लुइस ब्रांडिस। क्या नाम था, लुइस ब्रांडिस। उन्होंने ही इस कथन को कहा था, ठीक है ना, कि लोकतंत्र क्या होता है, अधिकारों का प्रयोगशाला होता है। आर्थिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो आर्थिक वृद्धि के बाद देश की जनसंख्या के आकार पर भी निर्भर करती है, देश का क्षेत्र या उसके क्षेत्र पर भी निर्भर करती है, वैश्विक परिदृश्य पर भी निर्भर करती है, विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग पर आर्थिक वृद्धि निर्भर करती है। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तावित न्याय का कौन सा सिद्धांत विभिन्न सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता पर केंद्रित करता है, ठीक है ना। तो ये जो उन्होंने किया था, उनका क्या था, क्षमता दृष्टिकोण के आधार पर, ठीक है ना। उन्होंने क्षमता दृष्टिकोण का सिद्धांत दिया था, और ये कब दिया था, 1980 ईस्वी में क्षमता दृष्टिकोण का सिद्धांत दिया था। इसी के लिए 1999 ईस्वी में इनको अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना। 1998 ईस्वी में, और 1999 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च पद भारत रत्न उनको दिया गया था, ठीक है ना। 98 में नोबेल प्राइज और 99 में आपको भारत रत्न उनको दिया गया था, ठीक है। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है।
सुधार की अगर बात करें, अशिक्षा नहीं होगा, बेरोजगारी भी नहीं होगा, असमानता, पंचायती राज, ठीक है ना। पंचायती राज लोकतांत्रिक सुधार का सूचक होता है, ठीक है ना। अगर बात करें पंचायती राज को, तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में पहला पंचायत बनाया गया था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसमें से सब विषयों की संख्या कितनी थी, 19 विषय इसमें थे, ठीक है ना। 29 विषय थे, सॉरी 29 विषय इसमें जोड़ा गया था। याद रखिएगा, विषयों की संख्या 29, अनुसूची आपको दिया 11, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी को, और 59 में पहला राजस्थान का एक गांव है जिसका नाम है नागौर, पहला पंचायत है, ठीक है। तो दोस्तों ये सेट नंबर आपका 4 था। अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।